नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। अब पर्सनल लोन महंगा हो जाएगा। दरअसल आरबीआई ने बैंकों और एनबीएफसीज के लिए कंज्यूमर लोन के रिस्क वेटेज को 25% बढ़ाकर 125% कर दिया है। और यही नहीं, आरबीआई क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स पर भी रिस्क वेट को 25% तक बढ़ा चुका है। ऐसे में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि अनसिक्योर्ड लोन्स को लेकर आरबीआई क्यों चिंतित है, क्यों परेशान है, इस तरह के क्यों कदम उठाने पड़ रहे हैं, रिस्क वेटेज को बढ़ाने से कंज्यूमर पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। एक्सपर्ट से इसको डिटेल में समझेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। आए दिन कमर्शियल बैंकों और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों की ओर से फोन पर पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नए नए ऑफर आते रहते हैं। दरअसल ये अनसिक्योर्ड लोन होते हैं, लेकिन अब पर्सनल लोन महंगा हो जाएगा। दरअसल ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आरबीआई ने कमर्शियल बैंकों और एनबीएफसी के लिए कंज्यूमर लोन के रिस्क वेटेज को 25% बढ़ाकर 125% कर दिया है। यानी इसका मतलब ये है कि अनसिक्योर्ड लोन डूबने के डर को देखते हुए बैंकों को अब पहले से 25% ज्यादा रकम की प्रोविजनिंग करनी होगी। जानते हैं इसे लेकर एसबीआई के चेयरमैन ने क्या कहा। इम्पैक्ट ये होगा कि अपनी लोन ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए एनबीएफसीज को या बैंकिंग सिस्टम को और अधिक कैपिटल ईयरमार्क करना पड़ेगा अनसिक्योर्ड लोन्स के लिए। आरबीआई ने पहले ही कंज्यूमर लोन के रिस्क वेटेज को बढ़ा दिया है, लेकिन आरबीआई का ये नया नियम होम लोन, ऑटो और एजुकेशन लोन पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा ये नियम सोने और सोने की ज्वेलरी के बदले में दिए कर्ज पर भी लागू नहीं होगा। साथ ही नया नियम माइक्रो फाइनेंस लोन और सेल्फ हेल्प ग्रुप को बांटने वाले लोन पर भी लागू नहीं होगा। साथ ही आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स पर भी रिस्क वेट को 25% तक बढ़ा दिया है। अभी तक क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स के लिए कमर्शियल बैंकों का रिस्क वेटेज 125% और एनबीएफसी का रिस्क वेटेज 100% था, लेकिन इस बदलाव के बाद अब ये बैंकों के लिए 150% और एनबीएफसी के लिए 125% हो जाएगा। यानी क्रेडिट कार्ड की आउटस्टैंडिंग पर भी इंटरेस्ट रेट बढ़ना तय है। आसान भाषा में समझे तो रिस्क वेट बढ़ाने से बैंकों के कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो यानी सीएआर में गिरावट दर्ज होगी, जो कि बैंक की उपलब्ध कैपिटल और जोखिम के बीच रेशियो होता है। सवाल है कि आरबीआई को ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा। दरअसल रिजर्व बैंक की चिंता बढ़ते अनसिक्योर्ड लोन को लेकर है। यही वजह है कि आरबीआई गवर्नर ने कुछ दिनों पहले बैंकों और एनबीएफसी को अपने इंटरनल सर्विलांस सिस्टम को मजबूत करने, बढ़ते जोखिमों से निपटने और इसे लेकर जरूरी कदम उठाने की सलाह दी थी। आरबीआई के इस कदम को इसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है। अब अनसिक्योर्ड लोन को समझते हैं। दरअसल ये वो लोन होते हैं जिसमें कर्ज के बदले कोई सिक्योरिटी बैंक के पास नहीं होती। साथ ही इसके डिफॉल्ट होने की स्थिति में लोन की रिकवरी ना के बराबर होती है। इसलिए ऐसे लोन पर बैंक ज्यादा ब्याज वसूलते हैं। इससे बैंकों को मुनाफा भी ज्यादा होता है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि इससे बैंकिंग सिस्टम में जोखिम भी काफी बढ़ जाता है। फिलहाल तो आरबीआई के नए नियम तत्काल प्रभाव से लागू माने जाएंगे और ये नए और पुराने दोनों लोन पर लागू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज के मेहमानों का सबसे पहले परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आर के टक्कर साहब, पूर्व एमडी हैं यूको बैंक के। बहुत बहुत स्वागत है टक्कर सर आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं फिरोज अजीज साहब, डिप्टी सीईओ हैं आनंद राठी प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट के। बहुत बहुत स्वागत है फिरोज जी आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं सत्यम कुमार, सीईओ हैं लोन टैप के। सत्यम जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। टक्कर सर, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहेंगे। और इसे कहा जा रहा है कि ये बड़ा बोल्ड स्टेप है और टाइमली मेजर है, और ख़ास तौर से इसलिए कहा जा रहा है, एनालिसिस ये आ रही है कि अगला जो एनपीए की वेव आएगी, संभवतः अगर ये कदम न उठाए आरबीआई, तो वो पर्सनल लोन के एनपीएस की वेव होगी। आप इससे सहमत हैं सर, और क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं इसका? देखिए, जो ये आरबीआई ने कदम उठाया है, ये जो हम पिछले 2-3 महीने से जो रिजर्व बैंक की मीटिंग्स हो रही हैं, या फिर जब आरबीआई गवर्नर साहब ने भी क्रेडिट पॉलिसी के टाइम भी उनको एक कंसर्न जाहिर किया था कि जो अनसिक्योर्ड एक्सपोजर है बैंकों का और एनबीएफसी का, वो काफी बढ़ गया है। और इवन जो बैंक्स लैंड कर रहे हैं एनबीएफसी को, उसमें भी बहुत ज्यादा ग्रोथ आ रही है। तो उसमें वो कंसर्न था, और कंसर्न इसीलिए होता है कि फ्यूचर कमिंग में अगर बाई चांस कभी जो एक रिसेशन आ जाए या ब्याज और आगे बढ़ने शुरू हो जाए, तो इन लोन्स के अंदर डिफॉल्ट होने की जो संभावना होती है
वो ज्यादा हो जाती। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, ताकि कल को बैंक्स का जो अपना एक रिस्क मैनेजमेंट है वो एक सही डायरेक्शन में जाए, इसके लिए उन्होंने अब जो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है अनसिक्योर्ड लोन्स के ऊपर वो बढ़ा दी है। सिमिलरली जैसे अब बैंक लैंड कर रहे थे एनबीएफसीज को, और एनबीएफसीज आप देख रहे हैं अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, 15 से 20% की ग्रोथ आ रही है उसके अंदर। और उनका जो आगे ऑनवर्ड लैंडिंग होती है वो भी काफी हद तक अनसिक्योर्ड लोन्स के फॉर्मेट में होती है। अब जो बैंक्स जो उस पे अपना जो कैपिटल प्रोवाइड करते हैं वो भी आरबीआई ने एक एज पर द क्रेडिट रेटिंग के बेस के ऊपर किया जाता है, 20, 30, 50 और 100% डिपेंडिंग ऑन द क्रेडिट रेटिंग। तो उसको भी बढ़ा दिया है 25%। रीजन बीइंग कि उनका कल को जो बैंकों का जो एक्सपोजर हो गया एनबीएफसी की तरफ, कल को उसमें अगर कुछ एनबीएफसी के इंडस्ट्री के अंदर एज सच कोई इश्यूज आते हैं तो वो डायरेक्टली बैंकों को भी इफेक्ट करेंगे। तो एक ही टाइप का एक कंट्रोल मैकेनिज्म है कि फ्यूचर में, तो अभी मालूम नहीं है क्योंकि जो वर्ल्ड का जो इकोनॉमिक सीन है वो इतना अच्छा नहीं है, जबकि हमारे देश में अभी सब ठीक चल रहा है, लेकिन हम टोटली आइसोलेटेड नहीं रह सकते वर्ल्ड इकोनॉमी से। तो उसको देखते हुए आरबीआई ने ये कदम लिया। एब्सोल्युटली, यानी कि आरबीआई थोड़ा सा आगे एक दूरदर्शिता दिखाते हुए एक चेक लगाने की जरूर कोशिश कर रहा है, लेकिन बैंक्स तो बड़ा अच्छा एंजॉय कर रहे थे। बैंक्स तो एफवाई अगर आप 23 में देखेंगे तो एयूएम ग्रोथ देखेंगे, एनबीएफसीज में तो 25% की ग्रोथ रही, शानदार एंजॉय कर रहे थे, अपना 12 से 14% की एफवाई 24 में है। लेकिन दिक्कत ये थी कि अनसिक्योर्ड लोन का जो इसमें हिस्सा अगर आप देखेंगे ग्रोथ का 45% हो गया था। तो थोड़ा सा आरबीआई ने बोला कि ओके बहुत पार्टी हो गई, बैंक्स अब थोड़ा सा डंडा चलाते हैं, थोड़ा सा वापस आइए धरातल पे, उसी के तहत ये कदम। फिरोज जी, लेकिन ये इतने सारे पर्सनल लोन ले क्यों रहे थे लोग? ये अब ज्यादा पैसा आ गया है, कॉन्फिडेंस आ गया है कर्जा लेने में, या कर्ज देना आसान हो गया है, हो क्या रहा है ये? दीपक जी नमस्कार। आई थिंक जैसे आपने कहा बहुत सारी क्रेडिट ऑफटेक हुई है। अगर हम देखें आरबीआई का जो आंकड़ा आता है हर साल का हाउस होल्ड सेविंग्स का, उसमें क्रेडिट ऑफटेक की ग्रोथ बहुत एनॉर्मस थी, उस पर भी आपने एक शो किया था। वो एनॉर्मस क्रेडिट ऑफटेक इसीलिए हुई है क्योंकि लोग कोविड के बाद एक स्पेंडिंग पैटर्न बहुत डिफर हो गया है और बहुत सारे लोन्स ले रहे हैं लोग, कई सारे कारण के लिए ले रहे हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से लेके, मार्केट के इन्वेस्टमेंट से लेके, क्रिप्टो से भी लोग पैसा बोरो करके डाल चुके हैं। तो आई थिंक इफ यू लुक एट द लार्जर रीजन टू बोरो, आई थिंक लोग खर्च करने में ज्यादा बिलीव करने लगे हैं, स्पेशली आफ्टर कोविड। इंडिया में जो लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस था, जितनी चादर हो उतनी फैलाओ, आई थिंक कोविड ने थोड़ी वो चादर और थोड़ी पैरों को चादर से बाहर फैलाने की एक क्षमता दी लोगों को, जो वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत ज्यादा होता है। वो उसकी एक झलक देखने को मिली इंडियन हाउस होल्ड्स एंड कंज्यूमर बोरोइंग से। एब्सोल्युटली सर। और फिरोज जी से मैं ये ज़रूर समझना चाहेंगे हम लेटर पार्ट में शो के कि ये कितना कब लेना चाहिए कब नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सारी कहानी आज यही है। अब सत्यम जी आपके पास आना चाहूँगा। सत्यम जी, ठीक है, एक आदमी को पर्सनल लोन कब चाहिए कब नहीं चाहिए वो अपना डिसाइड करेगा, लेकिन बैंक्स इतने बुलिश क्यों थे कि भाई देते जाओ पैसे कमाते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा वापस आ ही जाएगा? ये ऐसी क्या गणित है कि बैंक्स इतना बुलिश थे कि भाई पैसा आ जाएगा, कोई एनपी नहीं होगा? अनसिक्योर्ड लोन्स भी जो है बैंक्स को सिक्योर्ड लगने लग गए। तो ये दीपक जी इस पे जरूर बात करेंगे। बस 1 मिनट के लिए मैं ध्यान उस पे पिछले वाले इस पे रखना चाहूंगा। इसमें मैं बोलूंगा कि जो पर्सनल लोन की जो ग्रोथ हो रही थी, एक एस्पिरेशनल सेगमेंट इंडिया में आया है एक तरह से। जैसे जैसे इंडिया ग्रो कर रहा है, बहुत बड़ा सेगमेंट है जो कि लोअर मिडिल क्लास या गरीबी रेखा से ऊपर आकर के आ रहे हैं और उनके एस्पिरेशंस हैं। वो एस्पिरेशंस को फुलफिल करने के लिए लोन थोड़ी आसानी से मिल रही है और उसकी काफी वजह है फिनटेक्स या डिजिटल एप्स जो बैंक भी चलाते हैं, वो भी उसकी वजह है, नॉट ओनली फिनटेक। तो एक एस्पिरेशन है जिसको मीट करने के लिए लोग बोरो कर रहे थे। और अगर हम ग्लोबल एवरेज के हिसाब से देखेंगे तो हम अभी भी, हमारा पर्सनल डेट टू जीडीपी रेशियो 14 से 15% अलग अलग आंकड़ों के हिसाब से आप देख सकते हैं, जबकि ग्लोबली ये 60% मिनिमम है और कई सारे डेवलप्ड इकोनॉमी में 100% को क्रॉस कर गया है। थोड़ा ब्रेक डाउन कर दीजिए, नहीं है जिस तरह की अलार्म बेल्स की अभी बात कर रहे हैं। थोड़ा ब्रेक डाउन कर दीजिए सत्यम जी इसे, डेट टू जीडीपी रेशियो को थोड़ा ब्रेक डाउन कर दीजिए। क्या दुनिया में कितना कर्ज ले रहे हैं लोग और हम कितना लेते हैं?
तो अगर हम मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड इकोनॉमी देखेंगे, जैसे चाइना वगैरह की इकोनॉमी देखेंगे, तो वहां पे 60% है, ठीक है, पर्सनल डेट टू जीडीपी रेशियो। अगर हम यूएस जैसी इकोनॉमी के देखेंगे, जो कि नेगेटिव साइड में देखना चाहिए, वहां पे 93 से 110% है, 115% है, ठीक है। तो अगर हम इस तरह से रेशियोज में काम कर रहे हैं, और इंडिया में हम अभी भी जो है 12% कोई डेटा बोलेगा, कोई आपको 14% डेटा बोलेगा, बट कोई भी डेटा आपको 15 या 16% से ज्यादा नहीं बोलेगा, उससे ज्यादा नहीं हुआ है पर्सनल डेट टू जीडीपी रेशियो। तो एक ग्रोइंग जो पॉपुलेशन है, उसकी जो एस्पिरेशंस बढ़ रही है, उसको इस तरह से नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखना चाहिए। हैविंग सेड अबाउट पर्सनल लोन, कि ये पर्सनल लोन का मार्केट है, और जिसमें कि 2-3 बहुत ही स्पेसिफिक यूज केसेस हैं दीपक जी। बहुत ही बड़ा पैसा जो उठाया गया है लोगों के द्वारा, वो उठाया गया है, अगर आप देखेंगे तो विदेशों में एडमिशंस या हायर एजुकेशन का एडमिशंस बहुत ही बढ़ गया है, जो कि पर्सनल लोन के अंदर कैटेगरी में ही आता है, एजुकेशन लोन के कैटेगरी में टैग नहीं होता है बिकॉज ऑफ आरबीआई क्लासिफिकेशंस। तो वो एक बहुत बड़ा सेगमेंट उभर करके आया है पिछले 2-3 सालों में। और एक और सेगमेंट जो है वो हेल्थ केयर के लिए, चूंकि हेल्थ केयर महंगी होते जा रही है, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन लो है कोविड के टाइम में, और उसके बाद बहुत तरह के कॉम्प्लिकेशन हुए हैं, तो ये 2 बहुत ही इसेंशियल सेगमेंट्स हैं जिसके लिए भी जो है लोन की रिक्वायरमेंट बढ़ी है। तो नॉट ऑल ऑफ इट इज नेगेटिव, ये मैं एक बार के लिए पार्क करना चाहूंगा यहाँ पे आपके द्वारा दर्शकों के साथ और सारे जानकारों के साथ। ये बात करने के अलावा अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें कि बैंक इतने बुलिश क्यों हो गए, तो आप समझिए कि ये सिस्टम थोड़ा बहुत, हम लोगों को लगता है कि नहीं बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन कहीं से न कहीं अंदर से अगर देखेंगे तो जरूरी नहीं है कि ये बहुत अच्छा या बहुत ही टाइमली कदम है। क्योंकि अगर देखेंगे तो ये बैंकों ने पर्सनल लोन की बुक पिछले 2 सालों में बढ़ाई है, क्योंकि पिछले 2 साल में कॉर्पोरेट बोरोइंग नहीं हो रही थी। कॉर्पोरेट बोरोइंग में ग्लोबली इंटरेस्ट रेट बहुत ही डाउन था, तो कॉर्पोरेट्स उसका फायदा उठा रहे थे। जो वेल रेटेड कॉर्पोरेट थे, वो हायर रेट पे बोरो नहीं कर रहे थे, बैंक को अपनी बैलेंस शीट बनाने के लिए कहीं ना कहीं लेंडिंग करनी थी। और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलता है अनसिक्योर्ड कैटेगरी में, कहीं पे 14%, कहीं 15%, कहीं 12%, कहीं 20% मिलता है। तो इसके लिए उन्होंने अपनी बैलेंस शीट के लिए ये काम किया, उन्होंने ऐसे समाज सेवा के लिए काम नहीं किया था। ये बात मैं जानना चाहूंगा, ये उनकी निजी जरूरत थी इस बुक को बढ़ाना, अदरवाइज बैंकिंग ग्रोथ जो है वो फ्लैट होती। तो उन्होंने अपनी निजी जरूरत के लिए हिसाब से किया, और अब वो बुक बढ़ गया है, कॉर्पोरेट में वापस लेंडिंग शुरू हो गई है। अनुपात भी तो देखें ना आप, अनुपात भी तो देखें ना सत्यम जी, अनुपात भी तो देखें। एवरेज 12-14% क्रेडिट ग्रोथ इन द कंट्री है, उसके अनुपात में अगर आप 23% करते हैं अनसिक्योर्ड लोन्स की सिर्फ, तो अनुपात बिल्कुल दुगने तिगने जा रहा है। दीपक जी, ये पिछले 8 सालों से ये सेगमेंट लगातार 30% से ग्रो कर रहा है। ये 1 साल की कोविड ईयर की डेटा जो है वो सिर्फ 11-12% की थी। पर्सनल लोन कैटेगरी, 2 वर्ड पर्सनल लोन के लिए यूज किया जाता है। एक पर्सनल फाइनेंस कैटेगरी यूज किया जाता है, जिसके अंदर की होम लोन, कार लोन, सारी जो भी इंडिविजुअल रिटेल लोन होती है वो एक कैटेगरी में आता है। वो ओवरऑल कैटेगरी 14 से 15% बढ़ रहा था, क्योंकि होम लोन 9% से बढ़ता है और होम लोन 50% इस मार्केट का है, ठीक है। तो उसके रिस्क, उसके वेटेज के हिसाब से वो कैटेगरी ओवरऑल आपको 14 से 15% बढ़ते जाते हैं। विद इन दैट अगर आप देखेंगे तो क्रेडिट कार्ड और कंज्यूमर क्रेडिट, जो पर्सनल लोन जो बोलते हैं, जो कि लोग अलग अलग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, पर्सनल लोन हमेशा से 27 से 30% के CAGR पे पिछले 8 साल से बढ़ रहा है। जब मतलब 2016 में ये मार्केट जो था वो कुछ 3.5 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट था, और क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग 94,000 करोड़ की थी। आज वो जो आउटस्टैंडिंग है वो 2.5 लाख करोड़ हुई है, और पर्सनल लोन मार्केट खुद अपने आप में बढ़कर के 6.5 लाख करोड़ हो गया। तो ये एस्पिरेशंस का है, जैसे जैसे भारत विकास की तरफ जा रहा है, मोबाइल फोन इतने महंगे आ रहे हैं, टेलीविजन, लैपटॉप, लोग घर में भी फर्निशिंग्स कर रहे हैं, हेल्थ केयर कॉस्टली हो जा रहा है। तो ये मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, इनके एस्पिरेशंस का खेल है। तो इसको ऐसा नहीं है कि आप ये करके आप रिस्क को रोक देंगे या लेंडिंग मार्केट को आप स्लो कर देंगे। हाँ, आप कॉस्ट जरूर और ज्यादा बढ़ा देंगे, जिसका कि एक इम्पैक्ट कंज्यूमर सेंटिमेंट पे मुझे नहीं लगता है होने वाला है। ठीक है सर, मैं आपके साथ थोड़ा सा एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहा हूँ। ब्रेक के उस पार में थोड़ा सा, क्योंकि आरबीआई ने चिंता जाहिर की है, उसके आधार तो होंगे ही। यूबीएस की कुछ दिनों पहले रिपोर्ट आई थी कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनके शायद डिफॉल्ट्स हाई होंगे, प्राइवेट काउंटर पार्ट से ज़्यादा। क्रेडिट लॉस जो अनसिक्योर्ड रिटेल लोन्स का होगा वो 50 से 200 बेसिस पॉइंट बढ़ सकता है। ये इस तरह की कुछ रिपोर्ट्स भी आई हैं, तो क्या ये निराधार हैं, इस पर भी बातचीत करेंगे। और दूसरा, पर्सनल लोन लेना चाहिए या नहीं,
एक रिपोर्ट आई थी कुछ दिन पहले जो ये कहती है कि 60 से ज़्यादा प्रतिशत भारतीय जो हैं वो अपनी ज़रूरतों के लिए पर्सनल लोन, पर्सनल लेंडिंग पे रिलाय करते हैं। तो क्या वो गलत सोचते हैं? क्या अभी वो वक्त नहीं आया है, रीपेमेंट की स्थिति ठीक नहीं हुई है क्या भारतीयों की, जो इतनी चिंता व्यक्त की जा रही है कि किसी ने पर्सनल लोन ले लिया? तो इस पर एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे मेहमानों से चर्चा। देखते रहिए आपकी खबर, आपका फायदा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो डेंजर जोन में पर्सनल लोन की जो गति है वो रही है और आरबीआई इससे काफ़ी वक्त से चिंतित था और अब इसमें रिस्क वेटेज को बढ़ाया है। इसका क्या मतलब है, बहुत आसान भाषा में हम ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं इसको। टक्कर सर, एक बहुत बुनियादी सवाल आता है, जैसा कि अभी सत्यम कुमार जी भी कह रहे थे कि आपको नज़रिए को थोड़ा देखना पड़ेगा अलग से कि किस सेगमेंट में किस तरह की ग्रोथ हो रही है, ट्रेंड क्या है। एक बड़ा सिंपल सा सवाल बैंक्स भी उठाते हैं कि साहब हम ऐसे ही किसी को लोन तो दे नहीं देंगे। मैं एसबीआई का स्टेटमेंट पढ़ रहा था, दिनेश खारा साहब कह रहे थे कि भाई 50,000 से कम के लोन हमने नहीं बढ़ाए हैं बहुत ज़्यादा, हमने उसके ऊपर ही रखा है। बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी एंड सीईओ चंद साहब कह रहे हैं कि हमारे 85% जो हमने लोन दिए हैं, जो पर्सनल लोन दिए हैं, वो स्टेबल जॉब वाले हैं, वो एमएनसीज में काम कर रहे हैं, पीएसयूज में काम कर रहे हैं, लार्ज कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं। हमने उनके सीबिल्स, क्रेडिट स्कोर देखे हैं, अपनी भी ड्यू डिलिजेंस दी है। तो हम ऐसे ही नहीं दे रहे हैं किसी को भी लोन। तो क्या प्रॉब्लम है अगर हम कुछ कमाई कर ले रहे हैं? तो ये वाला पक्ष आपको कैसा लग रहा है? देखिए, आपने जो बात बोली कुछ हद तक मैं भी सहमत हूँ और जैसे अपना सत्यम जी ने भी कहा, एक्चुअली आप देखिए जो पर्सनल लोन्स हैं उसके यू कैन ब्रॉडली डिवाइडेड दो कर सकते हैं कैटेगरीज। एक तो हो गए जैसे होम लोन्स हैं, व्हीकल लोन्स हैं, एजुकेशन लोन्स हैं, उस पर आरबीआई का इतना कंसर्न भी नहीं है, इसलिए उन्हें उसको एग्जेम्प्ट कर दिया। अब जो हम बेसिकली बात करते हैं वो आता है जो पर्सनल फाइनेंस दिया जाता है, एक टाइप का टोटली अनसिक्योर्ड लोन होता है, बेस्ड ऑन कि आपकी कितनी इनकम है तो उसमें से इतना उसका एक पार्ट आप वो यूज कर सकते हो उसको रिपे करने के। तो इसमें दो बेसिकली जो दिए जाते हैं ये पर्सनल लोन्स, ये दो एक सेगमेंट है। एक जो कि फॉर्मल सेगमेंट है जहां पे लोग, जैसे आपने बताया, पीएसयूज या अच्छी प्राइवेट कंपनियों में जो एक जिनके पास एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है उनको दिए जाते हैं। और मैं भी जैसे हमारे बाकी बैंकों के चेयरमैन ने बताया कि वो पूरा उसका ड्यू डिलिजेंस करके उसका देख के उसकी जो कैपेसिटी है रिपे करने की दिए जाते हैं, तो वहां पे जो होता है चांसेस ऑफ जो डिफॉल्ट होता है वो काफी कम होता है। दूसरा आता है इनफॉर्मल सेगमेंट, जहां पे लोगों का एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है कि ठीक है आज वो कमा रहे हैं लेकिन कल को कुछ भी कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो उनका जो रिपेमेंट कैपेसिटी है वो इफेक्ट हो सकती है। जहां तक मैं समझता हूं जो रिजर्व बैंक है उसका कंसर्न ये जो इनफॉर्मल सेगमेंट के लोग हैं और प्लस जो डिजिटल लैंडिंग और फिनटेक्स आ गए हैं मार्केट में, कई बार क्या होता है कि वहां पे पूरा जो ड्यू डिलिजेंस है पूरी उसकी वो एक टाइप का जो असेसमेंट होती है वो शायद कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है। तो रिजर्व बैंक का कंसर्न ये है कि कहीं उस कमी के अंदर कल को जब कहीं इकोनॉमी में अगर कुछ रिवर्स ट्रेंड आता है तो उसमें फिर ये सेगमेंट सबसे पहले इफेक्ट होगा। तो उसको एक टाइप को प्रोटेक्ट करने के लिए, और वैसे भी एक जनरल, वैसे तो देखो बैंक, हर एक बैंक का अपना एक अनसिक्योर्ड कितना एक्सपोजर वो लेता है बैंक की अपनी इंटरनल पॉलिसी होती है। रिजर्व बैंक की भी गाइडलाइंस हैं उसके अंदर कि वो कितने तक अनसिक्योर्ड एक्सपोजर ले सकता है। तो वो चेक्स प्लेस में है, बट क्योंकि पिछले कुछ सालों में इसमें ग्रोथ ज्यादा हो रही है और परहैप्स हमारा एक पास्ट एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा है कि जब ये इन केस कुछ एडवर्स चीजें आती हैं तो इसमें फिर डिफॉल्ट काफी बढ़ जाता है। तो परहैप्स उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आरबीआई ने ये कदम उठाया। मैं इससे पहले कि फिरोज जी के पास जाऊं, मैं फटाफट से सत्यम जी के पास जाना चाह रहा था, क्योंकि इसी का एक्सटेंशन में आपसे पूछूंगा। सत्यम जी, ये भी कहा जाता है कि भाई ज़्यादा आरबीआई चिंतित जो है वो एनबीएफसीज और प्राइवेट जो पर्सनल लोन लेंडिंग हो जाती है उसको लेकर ज़्यादा है, क्योंकि अक्सर ड्यू डिलिजेंस उतना ज़्यादा नहीं दिया जाता। एक या तो कॉन्फिडेंस होता है कि भाई हमको बिजनेस करना है तो थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, तो वहां पर शायद कम ड्यू डिलिजेंस दिया जाता है। और रिकवरी मैकेनिज्म पे ज़्यादा भरोसा रखते हैं एनबीएफसीज कि भाई
वसूल तो कर ही लेंगे हम, जैसे न तैसे दे देते हैं फिलहाल, तो क्या ऐसा है क्या? रिस्क का परसेप्शन जो है वो हाइटेंड रहना जरूरी है, और इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है। और इसको लेकर के हम पिछले हफ्ते ही देखेंगे, तो इसी हफ्ते देखेंगे तो आरबीआई ने बहुत ही एक और इम्पोर्टेंट कदम लिया, जिसमें कि की फैक्ट स्टेटमेंट को लेकर के आरबीआई ने कुछ इंस्टीट्यूशंस पे पेनल प्रोविजंस भी लगाए हैं। तो उसको लेकर के इससे कोई दो मत नहीं है कि जो ड्यू डिलिजेंस है या जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है उसमें कहीं जैसा ठक्कर सर ने भी बताया कि कहीं शायद हिस्टोरिकली कुछ इंस्टीट्यूशंस में कॉम्प्रोमाइज है या जो भी है, तो उसको लेकर के उसको हाईलाइट करके उसको रोकना और उसको मॉनिटर करना, जो कि बहुत ही इफेक्टिवली आरबीआई के पास सब फिनटेक के लिए भी डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है, एनबीएफसी के डेडिकेटेड सेल है, बैंकिंग के लिए तो डेडिकेटेड सेल है ही। तो उसकी मॉनिटरिंग करके उसको रोकना जो एक है वो बहुत ही अच्छा कदम है, और उसको और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। जैसा मैं वापस से चल करके आऊंगा कि प्लीज समझिए कि ये छोटे शहरों में लोन्स की ग्रोथ बढ़ी है, वहां पे लोगों को पहले लोन नहीं मिलते थे, अभी उनको जैसे बिग बिलियन डील से सेल हुआ या कुछ भी हुआ, तो वहां पे उनको कंज्यूमरिज्म की वजह से मतलब उनके एस्पिरेशंस बढ़े हैं और उनको लोन की, तो ये उन लोगों पे बहुत मार पड़ती है, और जो कि अननेसेसरी है, क्योंकि बड़े अच्छे और बड़े लोग तो हमेशा निकल ही जाते हैं। जैसे सारे बैंकिंग सिस्टम ने बोला कि बस हम तो वेल एम्प्लॉयड को लोन दे रहे हैं, हम इनको दे रहे हैं, उनको दे रहे हैं, तो भी वो जो वेल हील्ड है, चाहे कॉर्पोरेट हो या इंडिविजुअल हो, दे आर बीइंग टेकन केयर। जो वेल हील्ड नहीं है, इसमें तो आपकी बात में पॉइंट है। यस यस सत्यम जी, आई एग्री, आपका ये पॉइंट बहुत वैलिड है कि पहले तो लेंडिंग का आपको दायरा हमेशा से बढ़ाना चाहिए था। अब वो अगर छोटे लोगों तक जा रहे हैं, डिजर्विंग लोगों तक जा रहे हैं, ठीक है थोड़ा बहुत, क्योंकि होता ही है कि ड्यू डिलिजेंस के चक्कर में, कागज पत्रों के चक्कर में वो लोग रह जाते हैं, लेकिन वो लोग भी डिजर्व करते हैं लोन लेकर अपनी छोटी छोटी एस्पिरेशंस को पूरा करना। अब यहाँ पर बात आपने एक रखी कंज्यूमरिज्म की, अब यहाँ पर फिरोज जी देंगे इसका जवाब, वो है इसके एक्सपर्ट। कंज्यूमरिज्म तो ठीक है फिरोज जी, लेकिन ये पर्सनल लोन लेकर, वो है ना एक भारतीय दर्शन में चार्वाक दर्शन है, उसमें कहा गया है कि ऋण लेकर घृत पीना, ऋण लेकर घी पीने की जो आदत होती है, वो कहता है कि ये ठीक है, ये चार्वाक, इसको नास्तिक दर्शन कहा गया है। तो ये ठीक है, पैसा लेके आप घूमिए, पैसा लेके विदेश जाओ, पैसा लेके आप अपनी एस्पिरेशंस को पूरा करो, ठीक है। ये एज अ पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट आप क्या सलाह देंगे? दीपक जी, बिफोर आई गो टू दैट क्वेश्चन, बहुत सारी चीजें मेरे मन में आ रही थी जब दूसरे पैनलिस्ट सत्यम जी भी बोल रहे थे। देखिए, आरबीआई एक बहुत बहुत अच्छा रेगुलेटर साबित हुए हैं, राइट। तो ये जो टाइटनिंग्स हुई हैं, देखिए आप कोविड में देख लीजिए, रिसेंट बैंकिंग क्राइसिस देख लीजिए, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देख लीजिए, इंडियन बैंकिंग सिस्टम इतना स्ट्रांग क्यों है? क्योंकि एक विजन है आरबीआई की इन टर्म्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, और एक जरूरत है रिस्क मैनेजमेंट की, एंड आई थिंक दे हैव डन अ ग्रेट जॉब। बट कमिंग टू इंडियन, जैसे हम सत्यम जी ने कहा कि जीडीपी का रेशियो देखें हम, हाउस होल्ड की क्रेडिट ऑफटेक की, तो रेशियो कम है। बट अगर आप देखें दूसरे रेशियो, जीडीपी देखिए पूरा देश है, जीडीपी तो पूरा देश है, अगर आप हाउस होल्ड्स की इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड से कंपेयर करें, वो 16% की है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, यूएस में 143% है, ग्लोबल एवरेज 84% है, इंडिया की हाउस होल्ड सेविंग 670 लाख करोड़ है, यूएस की हाउस होल्ड सेविंग इससे 15 गुना ज्यादा है। तो कुल मिला के अगर जीडीपी से कंपेयर करें तो ये नंबर इंडिया की जो करंट स्थिति है पर कैपिटा से कंपेयर करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि डर लगेगा कि इतनी क्रेडिट ऑफटेक क्यों है। सो पॉइंट वन, आई थिंक इंडिया को अपने हर आंकड़े को कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा। हम हर चीज में, इन्वेस्टमेंट में पीछे हैं, हाउस होल्ड सेविंग्स की अमाउंट्स में पीछे हैं दूसरे ग्लोबल देशों से, तो क्रेडिट ऑफटेक का परसेंटेज तो छोटा होगा ही नेचुरली। तो उसको आप अगर 50 पे ले जाएंगे और इन्वेस्टमेंट को 16 पे रख लेंगे एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, तो कहां जाएंगे? सो दैट्स पॉइंट वन। पॉइंट टू, इंडियन हाउस होल्ड इतना स्मार्ट नहीं है। अगर ग्लोबल हाउस होल्ड ही आज बड़ी दुविधा में है, अगर आप यूके की होम लोन की बोरोइंग की जो कॉस्ट है आज 3.07 है, ये ब्याज देता है, बट अगर नया लोन लेने जाओ तो आज 5.94 यूके में ब्याज आता है फिक्स्ड कॉस्ट का। तो जब ये जब रीपेग होंगे, जब फ्लूइड होगा लोन, जब रीपेग होंगे तो 6% देना पड़ेगा। यूके का होम लोन की डिफॉल्ट्स बहुत बढ़ने वाली हैं, ऐसे ही ग्लोबल देशों में भी हो रही है। तो इंडियन हाउस होल्ड पर्सनल लोन तो ले ही लेता है 13% पे, 12% पे, 14% पे, ब्याज दरें बढ़ती हैं तो वो रीपे करने की क्षमता नहीं रखता है। सो कमिंग बैक टू योर पॉइंटेड क्वेश्चन दीपक जी, अगर आप कोई भी चीज जिसमें आप एक्सपीरियंस पे खर्चा कर रहे हैं उसके लिए आप पर्सनल लोन ले रहे हैं, तो ये सबसे खराब रणनीति होगी मेरे हिसाब से।
माना कि आपकी एस्पिरेशंस हैं, एस्पिरेशंस को पूरा करें। बट अगर आपके पास म्यूचुअल फंड भी नहीं है प्लेज करके लोन लेने के लिए, तो पहले आपको म्यूचुअल फंड करना पड़ेगा। और पर्सनल लोन्स सबसे एक्सपेंसिव लोन्स होते हैं, और मेरे हिसाब से भी ये रिस्क वेटेज बढ़ाना लॉजिकल है। अगर होम लोन की 100 की रिस्क वेटेज है, तो इनसिक्योर्ड की भी, अनसिक्योर्ड की 100 की वेटेज रखना, मेरे हिसाब से दोनों की रिस्क वेटेजेस कांट बी सेम। जैसे एनबीएफसी या बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदती है तो उसकी रिस्क वेट 0 लेते हैं। तो इन दोनों की रिस्क सेम नहीं है। सो लोन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। दीपक जी, टू योर पॉइंटेड क्वेश्चन। जबरदस्त, और आपने जो आंकड़े दिए हैं इसके लिए क्या जबरदस्त रिसर्च किया आपने, बहुत बढ़िया। आर्ग्यूमेंट देखिए दोनों तरफ के, सत्यम जी का भी अपनी जगह ज़बरदस्त आर्ग्यूमेंट्स हैं कि क्यों ये आरबीआई का कदम जो है थोड़ा सा ज़्यादा सख्त है और क्यों ये जस्टिफाइड है। ये बहुत अच्छा फिरोज़ जी ने बताया इसके आर्ग्यूमेंट्स में। हमारे ठक्कर साहब ने तो बहुत ही अच्छा जो भूमिका बैंक्स की होनी चाहिए उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो मुझे लगता है कि हर तरह के पक्ष हमारे दर्शकों को आज इस पूरे मसले के समझ में आगे होंगे। अब आगे क्या करना है ये हम आप पर छोड़ते हैं। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। आर के ठक्कर सर, थैंक यू सो मच। फिरोज जी बहुत बहुत शुक्रिया। सत्यम कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दें, नमस्कार।